हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल गो विद कॉन्सेप्ट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या एनसीईआरटी के इनसाइड क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 3 विच इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे पेज नंबर 40 एंड 46 पे जितने भी क्वेश्चंस गिवन है चैप्टर के अंदर वो आज हम डिस्कस करेंगे। इट्स हार्डली अराउंड 6 to 7 क्वेश्चंस। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जो कि गिवन है हमें पेज नंबर 40 पे। कहता है गिवन एग्जांपल ऑफ अ मेटल विच, पहला कहता है इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मेटल लिक्विड स्टेट में होना चाहिए एट रूम टेम्परेचर। ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक ही मेटल एग्जिस्ट करता है विच नेम इज हुज नेम इज मरकरी, जिसका सिंबल होता है क्या Hg। ठीक है, देन सेकंड कहता है कैन बी इजिली कट विद अ नाइफ। ऐसे 3 टाइप्स के पढ़े थे हमने, विच फर्स्ट वन इज सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम। इसको हम इजिली नाइफ से कट कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये सॉफ्ट होता है इनका नेचर। देन आता है बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट किसे कहते हैं हम? कहते हैं हम सिल्वर को। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट क्या होता है? सिल्वर होता है। देन क्या आता है? कॉपर। ठीक है, अब कह रहा है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। इसमें तो हम ले सकते हैं किसको? लेड को। इसका एग्जांपल क्या होता है? लेड, जैसा कि आंसर्स में गिवन है। पहले का जो कि लिक्विड मेटल में एग्जिस्ट करता है उसका क्या नाम है? मरकरी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे? सोडियम से। देन कहा था इसने कैन बी इजिली कट विद नाइफ। नाइफ से इजिली कट हो जाए उसको क्या था? सोडियम। लेकिन मैंने दो और बताया क्या? पोटेशियम एंड लिथियम। ये इजिली कट हो जाते हैं किससे? नाइफ से। ठीक है, देन आता है हमारा बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट की बात करते हैं तो इसमें कौन सा आता है? सिल्वर एंड कॉपर आर बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। देन लास्ट वन इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट बताना है। तो हमारा जो लेड होता है ना, वो होता है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, जिसे हम पीवी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको किससे करते हैं? पीवी से। सिल्वर को एजी से। देन सोडियम को किससे करते हैं हम? Na। ठीक है, ये था हमारा क्या फर्स्ट क्वेश्चन विच वाज ऑन पेज नंबर 40। ठीक है गाइस, अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन कहता है डिस्क्राइब एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेलिएबल एंड डक्टाइल। मेलिएबल एंड डक्टाइल का मीनिंग समझाइए विद डेफिनेशन। ठीक है, तो मेलिएबल का होता है a metal that can be beaten into thin sheets on hammering is known as malleable. I repeat, a metal that can be beaten into thin sheets on hammering is known as malleable. Is called malleable. ठीक है, देन आता है हमारा डक्टाइल। कोई भी एक मेटल हो जिसको हम मार मार के पीट पीट के उसे थिन शीट में कन्वर्ट कर सके, उसे हम क्या कहेंगे? वो मेटल मेलिएबल होगा। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का आपने फॉइल देखा है ना, फॉइल पेपर जिसमें हम रोटी लपेटते हैं, रोटी रैप करते हैं, तो हम थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम क्या? सिल्वर। शीट्स के ऊपर आपने देखा होगा एक सिल्वर कलर की लेयर बिछी होती है, वो एडिबल, खाने वाली एडिबल सिल्वर को हमने पीट पीट करके शीट में कन्वर्ट करके उस पर लेयर चढ़ाई होती है। तो ये थे क्या एग्जांपल? मिलिएबल मेटल जो मिलिएबल होते हैं। आते हैं डक्टाइल। अ मेटल विच कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज नोन एज इज कॉल्ड डक्टाइल। जिस मेटल को हम वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें उसे हम डक्टाइल कहते हैं।
एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे इसके? तो कॉपर हो जाएगा, जो कि हम अपने घर में जो वायर्स लगी होती है उसमें देखते हैं। सेकंड हो जाएगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम किसका कहाँ देखने को मिलता है हमें एज अ वायर? वो नेट वाली केबल तार्स में। ये थे दो क्वेश्चन किसके, पेज नंबर 40 के। अब हम करेंगे बाकी क्वेश्चन पेज नंबर 46 के, जिसमें से पहला क्वेश्चन आता है, वाई इज सोडियम केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल? सोडियम को हम केरोसिन ऑयल में डिप करके क्यों रखते हैं, उसको प्रिजर्व हम केरोसिन ऑयल में क्यों करते हैं? ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये सोडियम जो होता है ना, ये Na, अगर इसको हम खुला छोड़ देंगे तो ये एयर या मॉइस्ट के कांटेक्ट में आकर के क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, जो हानिकारक होगा। उससे हमें ब्लास्टिंग भी देखने को मिल सकती है, जो कि हेल्थ के लिए सही नहीं है। इसका आंसर देखेंगे, सोडियम इज हाईली एक्टिव। सोडियम जो होता है हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, सो इट इज केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल टू प्रिवेंट इट्स रिएक्शन विद ऑक्सीजन, मॉइस्चर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ एयर टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर्स। ठीक है, सोडियम एक हाईली रिएक्टिव मेटल होता है जिसे हम केरोसिन ऑयल में रखते हैं, क्योंकि हमें उसे ना एयर, ना मॉइस्चर, ना कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आने देना होता है। क्यों? क्योंकि अगर वो कांटेक्ट में है तो एक्सीडेंटल फायर या ब्लास्ट भी कर सकता है, जो कि अपने हेल्थ के लिए सही नहीं है। अब आता है सेकंड क्वेश्चन ऑफ पेज नंबर 46। कहता है, राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन आयरन विद स्टीम। स्टीम क्या है? वाटर है इन गैसियस स्टेट। ठीक है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपली रिएक्शन करके बैलेंस कर देंगे। आयरन को कहा गया है वाटर के साथ, जो कि गैसेस फॉर्म में, और ये किसमें, सॉलिड स्टेट में। तो हमने फर्दर रिएक्ट कराया तो हमें तो ये मिलेगा, आयरन ऑक्साइड मिलेगा पहले तो, Fe3O4 विद हाइड्रोजन एज अ गैस रिलीज हो जाएगी। ये 2 है, क्या ये 2 है, 2 है ये। तो अब इसको हम कर लेंगे बैलेंस। यहाँ पे 1 Fe है, यहाँ पे 3 Fe है, तो सिंपली रिएक्टिंग साइड पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे O4 है और H2 है, यहाँ पे H2 है लेकिन O1 है, तो सिंपली हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा O जो होगा ये पूरा बैलेंस हो गया, O भी यहाँ पे बैलेंस हो गया। लेकिन यहाँ पे 2 था जो H, यहाँ पे भी 2 था H, 4 लगाने से 8 हो गया, तो सिंपली यहाँ पे भी हम 4 लगा के बैलेंस कर देंगे पूरी इक्वेशन को। ठीक है, देन सेकंड कहता है, कैल्शियम एंड पोटेशियम विद वाटर। एक एक करके करेंगे, पहले कैल्शियम का देन पोटेशियम का। तो हम कैल्शियम का वाटर के साथ कर रहे हैं, तो हमें देखने को मिल रहा है CaOH ट्वाइस विद H2 प्लस में H2, तो हमें प्लस में H2 देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो फिर इसमें क्या करेंगे, Ca1 है, Ca1 है, H यहाँ पे 2 टू 4 है, यहाँ पे 4 लगा देंगे, 4 नहीं 2 लगाएंगे, सॉरी, जिससे क्या होगा, हाइड्रोजन 4 रहेगा, 2 टू 4, 2 ऑलरेडी था, 2 लगा के 4 कर दिया। देखा यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी 2 लगाते ही बैलेंस हो गए। ये इक्वेशन पूरी सी के साथ बैलेंस हो जाएगी। ये बात थी किसकी, कैल्शियम की। अब देखेंगे किसका, पोटेशियम का। पोटेशियम का हम करेंगे विद वाटर, तो हमें मिलेगा बेस। बेस क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विद हाइड्रोजन एंड सम हीट। ठीक है, तो इसके साथ हम देखेंगे के, तो के ओ एच तो बना देगा, के 1 है, 1 है, H2 प्लस 3 हो गया, सिंपली यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके 4 कर लेंगे इसे, जिससे होगा क्या, यहाँ पे 2 लाएंगे तो हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2, लेकिन के जो होगा वो थोड़ा अनबैलेंस हो जाएगा, तो 2 लगा के इसे भी बैलेंस कर देंगे, तो ये इक्वेशन भी बैलेंस हो जाएगी। कैल्शियम और पोटेशियम को वाटर के साथ ऐसे बैलेंस करते हैं। ठीक है, नोट्स बनाते हुए चलिए, जो चीज समझ नहीं आ रही उसे पेंसिल से साइड में नोट डाउन कीजिए। ठीक है, सब कुछ क्लियर करते हुए चलना है हमें आगे। इसी में थर्ड क्वेश्चन आता है, सैंपल ऑफ 4 मेटल्स
A, B, C and D were taken and added into following solution one by one. The result obtained have been tabulated as follows. अगर हम A मेटल को आयरन सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं देखने को मिलता, और उसी A को कॉपर सल्फेट में डालते हैं तो हमें डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलती है। जिंक सल्फेट में कुछ नहीं, नाइट्रेट सिल्वर नाइट्रेट में भी एक ही साथ कुछ रिएक्शन देखने को नहीं मिलती। सिमिलरली बी का देखते हैं हम, मेटल बी का आयरन सल्फेट के साथ ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देता है, कॉपर के साथ ब्लैंक, इसके साथ नो रिएक्शन, सिल्वर के साथ ब्लैंक। और यही चीज सी मेटल का हम आयरन के साथ कराते हैं, आयरन सल्फेट के साथ, तो कोई रिएक्शन नहीं, कॉपर सल्फेट के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं, जिंक सल्फेट के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं, लेकिन सिल्वर नाइट्रेट के साथ ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देता है। सिमिलरली डी किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं देता, चाहे वो आयरन सल्फेट हो, कॉपर सल्फेट हो, जिंक सल्फेट हो या फिर सिल्वर नाइट्रेट हो। यूज द टेबल above to answer the following question about metal A, B and C, D। ठीक है, ये था थर्ड क्वेश्चन, चलिए इसे देखते हैं। तो पहला कहता है which one is the most reactive metal out of these four, which one is most reactive metal? B is most reactive metal because it gives displacement reaction with iron sulfate। B यहाँ पे जो होगा ये most reactive होगा, B जो होगा वो most reactive होगा। क्यों? क्योंकि ये आयरन सल्फेट के साथ क्या दे रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दे रहा है। ये था फर्स्ट पार्ट। इसी का सेकंड पार्ट कहता है व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इफ बी इज एडेड टू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर टू सल्फेट। अगर हम बी मेटल को ऐड करेंगे कॉपर टू सल्फेट के साथ तो हमें क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे। When metal B is added to copper 2 sulfate solution, a displacement reaction will take place, due to which blue color of copper 2 sulfate solution will fade and a red-brown deposit of copper will be formed on metal B। होगा क्या, अगर हम मेटल बी को कॉपर 2 सल्फेट के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को मिलेगी। ठीक है, जिससे होगा क्या, ब्लू कलर का जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन रहेगा ना वो फेड होना स्टार्ट हो जाएगा, डल होना स्टार्ट हो जाएगा, और उसका कलर क्या होने लग जाएगा, रेडिश ब्राउन होने लग जाएगा, जो कि किस पे डिपॉजिट होता रहेगा, मेटल बी पे जाके चिपकना स्टार्ट होता रहेगा। हमें ये चेंज देखने को मिलता है जब हम मेटल बी को कॉपर 2 सल्फेट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ऐड करते हैं सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। इसी का थर्ड पार्ट आता है, थर्ड क्वेश्चन का अरेंज द मेटल ए बी सी एंड डी इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। मतलब कि हमें मोस्ट रिएक्टिव से लीस्ट रिएक्टिव तक इसकी रिएक्टिविटी बतानी है। इसका आंसर देखेंगे, मेटल बी इज द मोस्ट रिएक्टिव बिकॉज इट डिस्प्लेसेस आयरन फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। मेटल बी जो होगा वो मोस्ट रिएक्टिव होगा, क्यों? क्योंकि ये आयरन सल्फेट से इसका सॉल्ट सॉल्यूशन निकाल रहा है। ठीक है, और मेटल ए होगा जो लेस रिएक्टिव होगा बिकॉज इट डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। जो ए है वो कॉपर डिस्प्लेस कर रहा है फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। बी रिएक्टिव होगा मोस्ट, देन उसके बाद ए होगा। Metal C is still less reactive because it can display only silver from its salt solution, and metal D is the least reactive because it cannot displace any metal from its salt solution. Hence, decreasing order of the reactivity metal will be B, after that A, then C, and at last D। B most reactive, then A C से reactive है लेकिन B से कम reactive है, देन सी जो कि ए से लेस रिएक्टिव है एंड डी से मोर रिएक्टिव, और डी कोई रिएक्टिवनेस शो नहीं करेगा। ऐसे अरेंज करेंगे हम टेबल को देख करके जो भी हमें गिवन रहेगा। इसी में फोर्थ क्वेश्चन आता है which gas is produced when dilute hydrochloric acid is added to a reactive metal? Write the chemical reaction when iron reacts with dilute H2SO4। कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी
जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम ऐड करेंगे किसी भी रिएक्टिव मेटल में, तो ऐसा करने से हमेशा हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी या प्रोड्यूस होगी। Hydrogen gas is produced when dilute hydrochloric acid is added to a reactive metal. Chemical reaction when iron reacts with dilute H2SO4. अगर हम इसी Fe के साथ H2SO4 का रिएक्शन करा रहे हैं तो हमें क्या देखने को मिलेगा? FeSO4 along with hydrogen as a gas रिलीज होगी। ये एक्वस में रहेगा, ये एक्वस में रहेगा, ये सॉलिड स्टेट में रहेगा, जैसे हमें इस एग्जाम्पल में देखने को मिलता है। हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, फिर रिएक्शन ऐसे करके दिखाएंगे। आपको भी आंसर की रिप्रेजेंटेशन ऐसे ही दिखानी है जब भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है। मतलब कि पहले आप बताओगे कौन सी गैस रिलीज हुई, देन केमिकल जो हम फॉर्मूला लिखने वाले इसको एलैबोरेट करेंगे थोड़ा सा, देन रिएक्शन लिख के दिखाएंगे। और ये चीजें कैसे होगी? प्रैक्टिस से होंगी। क्वेश्चन की लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे आप तो ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। देन फिफ्थ क्वेश्चन आता है, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ आयरन टू सल्फेट? अगर हम आयरन टू सल्फेट सॉल्यूशन में जिंक के कुछ पार्ट टुकड़े ऐड करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, और इसी की रिएक्शन भी लिख के दिखानी है। जैसा कि हम जानते हैं जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। जिंक जो होता है आयरन के मुकाबले मोर रिएक्टिव रहता है। देयरफॉर व्हेन जिंक इज एडेड टू सॉल्यूशन ऑफ आयरन टू सल्फेट, देन ग्रीनिश कलर ऑफ आयरन सल्फेट सॉल्यूशन फेड्स। जो ग्रीनिश कलर का सॉल्यूशन होगा आयरन टू सल्फेट का, वो फेड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, ग्रेजुअली ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कलरलेस जिंक सॉल्यूशन। ऐसा क्यों होगा? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कलरलेस जिंक सल्फेट सॉल्यूशन एंड आयरन मेटल इज डिपोजिटेड ऑन जिंक। जो आयरन मेटल रहेगा वो जिंक पे जाके डिपोजिट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका रिएक्शन देख लेंगे। FeSO4 with Zn, तो ये SO4 इस Zn के साथ जाके अटैच हो जाएगा, बना देगा क्या? जिंक सल्फेट विच इज ZnSO4 विद आयरन। आयरन को ये फ्री कर देगा एज अ मेटल स्टेट सॉलिड स्टेट में, ठीक है। ये था आज का फिफ्थ क्वेश्चन। आज के लिए बस इतना ही। आज हमने पेज नंबर 40 एंड 46 के क्वेश्चन डिस्कस किए। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जो भी चैप्टर के अंदर के इनसाइड क्वेश्चन रह गए ना, लेफ्ट रह गए, वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है गाइस। तो फिर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, गो विद कॉन्सेप्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक इट, comment if you have any query or any correction you want from my side. Do reflect on the comment section and share with your school friend, coaching friend, ठीक है guys, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।